बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शियाटिका। शियाटिका में क्या होता है, हमारे पास पूरी टांग में दर्द जाती है। जैसे कि हमने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शियाटिक नर्व का कोर्स होता है, उस कोर्स के अलॉन्ग जो है ना, हमें पेन, नमनेस और टिंगलिंग ये सारी सेंसेशंस आती हैं। लेकिन अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं शियाटिका के, और उसकी जो मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। मैंने जैसे कि सबसे पहले तो हमने देखना होता है, सबसे पहले तो हमने लो बैक पेन जो है उसकी कोज़ देखनी है। अगर तो उसकी कोज़ में हमारे पास, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी बताया था, लो बैक के कोजेज़। इसमें हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, स्पॉन्डालोलिस्थेसिस हो सकता है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर केनाल स्टेनोसिस वगैरह, जो कि फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी या लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी की वजह से हो सकती है। तो ये सबसे पहले हमने कॉजेज़ देखने हैं। या हमारे पास कुछ अदर कॉजेज़ में रहता है टीवी स्पाइन, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर कोई रेफर पेन हो सकती है किसी ऑर्गन की। सबसे पहले अगर हमने कॉज हमें पता चल गई है कि उसके बाद हम उसको ट्रीट करेंगे। अब मोस्ट कॉमन जो शियाटिका की कॉजेज़ होती हैं उसमें रहता है हमारे पास, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया है, डिस्क प्रोलैप्स, केनाल स्टेनोसिस हो सकता है, सेंट्रल केनाल या फिर फोरामिनल केनाल। ये हमारे पास फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से भी हमारे पास जो है वो फोरामिनल केनाल स्टेनोसिस होती है, या फिर लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी हो गई है, और लास्ट है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये जो कॉजेज़ हैं इनका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं होगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत ही जो है कॉमन कंडीशन है, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो इसी से सफ़र करते हैं, शियाटिका से, कि उनकी पूरी टांग में जो है दर्द जा रही है, कमर से लेकर टांग में, या फिर बटक से लेकर जो है वो पूरी टांग में दर्द जाती है। कुछ लोगों को पूरे पाँव तक, पाँव के अंगूठे तक दर्द आती है। साथ में इसमें पेन, लमनेस और टिंगलिंग ये सारी सेंसेशंस भी आती हैं। अब जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में, ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी डिस्क प्रोलैप्स वाली, ये थी हमारी एक एक्यूट कंडीशन। अगर हमारे पास L4, L5, L4, L5, L5, S1, इसमें किसी भी लेवल पे अगर हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है और उसने एक्यूट है, मोस्टली क्या होता है कि जैसे डिस्क बाहर निकलती है तो साथ ही कर देती है, स्टेनोसिस कर देती है, इम्पिंज कर देती है। तो अगर डिस्क प्रोलैप्स है, उसकी वजह से शियाटिका हो रहा है, कि पेशेंट आके कहता है कि मुझे पूरी टांग में दर्द आ रही है, तो अगर हमने देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि उसको कोई एक्यूट डिस्क के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। उसमें हमारे पास उसके हम वीक्स भी देखते हैं। सब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक्यूट डिस्क बल्ज वाली वीडियो में 2 to 3 वीक्स। अगर तो पेशेंट को 2 वीक्स हो चुके हुए हैं, 2 वीक से ज़्यादा का टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन है वो हमारे पास कौन सी है, क्रोनिक कंडीशन है। अब अगर तो क्रोनिक कंडीशन है तो फिर तो हम इस लिहाज से उसको देखेंगे और इनके लिहाज से उसको मैनेज करेंगे। और अगर एक्यूट कंडीशन है, अगर तो 2 to 3 वीक से कम का ड्यूरेशन है, या फिर अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, लेकिन अगर ले रहा था तो फिर भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो डिस्क प्रोलैप्स, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स के आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर तो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। उसमें हम उसको वही स्पाइनल एक्सटेंशन करवाएंगे, प्रॉन प्रेसअप्स करवाएंगे, उससे जो है उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस तरह नहीं है, ये जो कंडीशंस होती हैं क्रोनिक होती हैं, ये आहिस्ता 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 डेवलप होती हैं। तो इसका जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ये थी एक्सटेंशन बायस, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स। अब हम बात करते हैं फ्लेक्शन बायस की। अब हम केनाल स्टेनोसिस, फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, इसमें ये मोस्टली कोशिश करती हैं शियाटिका को। अब ये कैसे करती हैं और इनकी क्या मैनेजमेंट है, अभी हम ये डिस्कस करते हैं। अब इस पर हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास अगर वर्टिब्रा है, ये हमारे पास वर्टिब्रा है, L4, L5, S1। अच्छा, L4, L5, S1, ये हमारे पास सेंट्रली प्लेस्ड है डिस्क।
अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम दूसरे व्यू से देखें तो जो हमारे पास ये डिस्क, जो हमारे पास वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल बॉडी जो होती है उसके ऊपर पड़ी होती है डिस्क, ठीक है, उसके ऊपर पड़ी होती है डिस्क। अब उसके पीछे हमारे पास आता है स्पाइनस प्रोसेस। ये अब हमारे पास जो स्पाइनस प्रोसेस है और जो वर्टिब्रल बॉडी है, इनके आगे हमारे पास एक लेमिनास आते हैं। ये हमारे पास है स्पाइनस प्रोसेस फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है, ये लेमिनास है, ये आगे हमारी वर्टिब्रल बॉडी, ये फेसेट्स है, ये डिस्क है, ये हमारे पास है वर्टिब्रल बॉडी। अब वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है डिस्क, वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है ये डिस्क, ये हमारे पास बनती है सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। और ये जो हमारे पास फेसेट्स हैं, ये हमारे पास है फेसेट जॉइंट्स, यहाँ से निकल रही होती हैं हमारी नर्व्स। अब अगर डिस्क हमारे पास इस लेवल पे निकली है, पेरिफेरल लैटरली निकली है, पोस्टीरियरली, मोस्टली हमारी डिस्क जो है वो निकलती है पोस्टेरोलैटरल, पोस्टीरियर अगर तो हमारे पास पोस्टीरियर लैटरल जो है वो, ये जो डिस्क है अगर वो पोस्टीरियर लैटरल निकली है तो ये जो नर्व रूट्स हैं, जो नर्व निकल रही हैं, इसको क्या कर देगी, वो इम्पिंच कर देगी। और अगर वो सेंट्रली निकली है तो हमारे पास सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व रूट्स हैं, इनको क्या कर देगी, इम्पिंच करना शुरू कर देगी। अब हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि एक्यूट कंडीशन अगर है, उसमें तो हमारा मेन पर्पस होता है डिस्क को अंदर करना। एक्यूट कंडीशन में जो मेन चीज़ है वो डिस्क है, क्योंकि डिस्क ने की हुई है इम्पिंचमेंट, डिस्क को अंदर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन क्रोनिक है तो क्रोनिक कंडीशन के अंदर ये होता है कि ये जो हमारे फेसेट जॉइंट्स हैं, ये जो हमारे फेसेट जॉइंट्स हैं, अब इनकी वजह से यहाँ पे जो ये हमारे फोरामिनल कैनाल है, इनकी नर्विंग हो रही है, फोरामिनल कैनाल की नर्विंग हो रही है। अब इसको हमने ओपन करना है। अब क्रोनिक में हम डिस्क को क्यों नहीं देखते, अगर हम इसमें एमआरआई कराएं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को पहले डिस्क बल्ज हुआ था लेकिन अब हम उसकी एमआरआई देख रहे हैं और एमआरआई में उसकी डिस्क निकली हुई है, तो हमने उसकी एमआरआई रिपोर्ट पे भी जाना है, लेकिन उसके बाद उससे पहले हमने उसके सिम्टम्स पे जाना है। अगर तो पेशेंट के एक्यूट डिस्क पर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसकी डिस्क को ट्रीट करेंगे। अगर नहीं आ रहे, 2 to 3 वीक्स के ऊपर टाइम हो गया और सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, तो इट्स मीन की कंडीशन क्रोनिक हो गई है। अब इसमें हमारे डिस्क से ज़्यादा हमारा जो ये कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, फोरामिनल या फिर सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस है, फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, हमारा मेन पर्पज़ है इसकी ओपनिंग। अगर हमारे पास ये कैनाल ओपन नहीं होगी तो हमारे पास जो नर्व है वो इम्पिंच रहेगी और पेशेंट को पूरी लेग में, मीन्स की शैटिका जो है पूरी लेग में पेन जो है वो आती रहेगी। अब हमारे पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्क है वो एक जेली लाइक मटीरियल है, उसके अंदर वाटर वेब है। अगर हमारे पास क्रोनिक कंडीशन हो गई है तो आप ये समझो कि वो जो बाहर निकली हुई है, वो बाहर पड़ी पड़ी जो बाहर निकल आई है थोड़ी सी डिस्क, वो बाहर पड़ी पड़ी ऐसे सूख जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सूखी हुई है बिल्कुल वो। अब जो सूखी हुई है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक हो गया। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये जो स्टेनोसिस हो गया है, स्टेनोसिस किस वजह से हमने कहा हो सकता है, अगर हमारे पास जो फेसेट जॉइंट्स है इनका कोई वेरिएंट टीयरन शुरू हो गया है, फेसेट जॉइंट्स की वजह से, उनकी आर्थ्रोपैथी की वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, उसकी वजह से स्टेनोसिस हो सकता है। या फिर हमारे पास यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, ये लैमिनास के आगे लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम फ्लेवम, अगर लिगामेंटम फ्लेवम की वजह से हमारे पास हाइपरट्रोफी हो रही है, लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रोफी की वजह से हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर हमारे पास हमारा जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, जो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल होता है उसकी टाइटनेस या स्पैज़म की वजह से हमारे पास शैटिक नर्व जो है कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये होता है हमारा मेन पर्पज़। तो इसके अंदर हमारे पास मेन हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये थी हमारे पास फ्लेक्शन बायस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, फ्लेक्शन बायस। इसमें हम क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, हर वो एक्सरसाइज
जो कि हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को करवाएंगे और उसमें हमारे पास होगा क्या, हमारा जो ये फोरामिनल कैनाल है इसकी ओपनिंग होगी, तो उससे क्या होगा हमारे पास, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज में होगा ये। अब पेशेंट इसमें क्या कंप्लेन करता है, मोस्टली अगर उसकी जो क्रोनिक कंडीशन है और फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस की वजह से हो रही है उसको प्रॉब्लम, तो उसमें होता क्या कि पेशेंट कहता है कि जब मोस्टली वो कहता है कि जब मैं चलता हूँ और खड़ा होता हूँ, जब मैं चलता हूँ और खड़ा होता हूँ तो उसके अंदर मुझे पेन आती है। तो इसका मतलब है कि जब वो खड़ा होता है या चलना शुरू करता है, जब वो खड़ा होता है तो उसकी स्पाइन किधर जाती है, एक्सटेंशन में जाती है। जब वो एक्सटेंशन में जाएगी तो क्या होगा, कैनाल की नैरविंग होगी। और जब वो जब उसको हम फ्लेक्शन करवाएंगे, फ्लेक्शन बाय से उसको फ्लेक्शन करवाएंगे, बेंडिंग करवाएंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो इट्स मीन उसको फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाएंगे और इसकी क्रोनिक कंडीशन है और कैनाल स्टेनोसिस की वजह से उसको सciatica हो रहा है। इसके अलावा लास्ट में आपको एक और टिप दूंगी मैं, एक्यूट अगर हमारे पास डिस्क बल्ज है या फिर स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है, जो कि क्रोनिक कंडीशन है, इसमें हम कैसे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन जो इसके स्ट्रेचेज हैं और इसका ट्रीटमेंट है। ये ऐसी कौन सी हमारे पास 5 एक्सरसाइजेज हैं, ऐसी कौन सी हमारे पास 5 स्ट्रेचेज हैं या फिर हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, जिससे हमारे पास पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है उसमें आ जाता है SLR। अब SLR के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास पेशेंट को जो है वो पेन आ रही है और उसकी पूरी लेग में जा रही है, तो इसमें हम क्या करवाएंगे, उसको SLR करवाएंगे। जो एक नी है उसको कहेंगे वो बेंड कर ले, और जिस टांग में उसको दर्द आ रही है हम क्या करेंगे, उसकी SLR करवाएंगे, स्ट्रेट लेग रेज। या उसमें हम ये भी करवा सकते हैं पेशेंट को कि हम कहेंगे अपने पहले नी को बेंड करें, नी को बेंड करके उठाए, उसके बाद जो उसकी नी एक्सटेंशन करें और साथ में जो है वो फुट की डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, जो पूरी सciatic नर्व है इसके ऊपर स्ट्रेच आएगा, पूरी सciatic नर्व जो है इसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। इससे क्या होगा, उसकी जो फ्लेक्शन होगी SLR में, तो हमारे पास जो कैनाल है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। इसमें पेशेंट को पेन टिंगलिंग की सेंसेशन आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद रिलीफ होना शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आ जाती है हमारे पास SLR। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास आती है नी टू चेस्ट। अब ये नी टू चेस्ट जो हमारे पास है, ये सिंगल नी टू चेस्ट भी होती है और डबल नी टू चेस्ट भी होती है, लेकिन हम डबल नी टू चेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसे हम विलियम फ्लेक्शन कहते हैं। विलियम फ्लेक्शन हमारे पास, क्योंकि हमारा मेन जो हमारे पास वो है कैनाल स्टेनोसिस है, तो उसमें हम जो विलियम फ्लेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हम इसमें मोस्टली सिंगल नी टू चेस्ट इस वजह से कहते हैं कि अगर पेशेंट डबल नी टू चेस्ट करता है तो भी उसके जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और उसके अब जो डिस्क है अगर वो वीक है तो उसके प्रोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास जो हमारा मेन जो विलियम फ्लेक्शन है डबल नी टू चेस्ट, वो अगर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है तो हम उसे करवाएंगे। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हमने अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमने जो है किसी भी एक्सरसाइज को हमने सजेस्ट करना होता है। तो सिंगल नी टू चेस्ट हम रखेंगे या हमारे पेशेंट को दे सकते हैं सिंगल नी टू चेस्ट। सिंगल नी टू चेस्ट में हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास फ्लेक्शन होगी, जो लंबर स्पाइन है उस पर फ्लेक्शन होगी और जो कैनाल है उसकी ओपनिंग होगी। ये होगी हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज। अब हमारे पास अगर तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैनाल स्टेनोसिस की जो वजह है, अगर वो डिस्क है तो उसको उसके लिहाज से ट्रीट करेंगे, फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, लिगामेंटम फ्लेमोर हाइपरट्रोफी है, उसको उसके लिहाज से करेंगे। अगर तो हमारे पास है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, उस पर हम बाकी भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं SLR और नी टू चेस्ट। लेकिन अगर पेरिफॉर्मिस है तो पेरिफॉर्मिस में हमारे पास फिर हमने पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेच भी देना है। तो पेरिफॉर्मिस के स्ट्रेच के लिए हम क्या कहेंगे कि पेशेंट जो है वो इसी तरह सुपाइन लाइन में होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर उसने इस लेग का स्ट्रेच देना है तो वो क्या करेगा, बेंडिंग कर लेगा, नी को बेंड कर लेगा और इस टांग को जो है वो क्रॉस करके इसके ऊपर रख लेगा। अब हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये इसने इसको क्रॉस करके इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये दूसरी लेग है इसको हमने करना है स्ट्रेच, इसके पेरिफॉर्मिस को हमने करना है स्ट्रेच। तो हम यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं, यहाँ से दोनों हैंड प्लेस करके और थाई को अपनी तरफ जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रेच आ जाएगा पेरिफॉर्मिस का। लेकिन इसमें भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसमें डबल हो रही है, डबल नी टू चेस्ट वाली पोजीशन ही बन रही है, तो इसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के चांसेस हो सकते हैं रेज होने के। तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि इस जो हमारे पास ये जो दूसरी लेग है, जब हमारे पास वो इस लेग को ऊपर करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो फोल्डेड लेग थी ऊपर,
इसका जो परफॉर्मेंस है ये स्ट्रेच होगा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन हम मोस्टली ये भी करवा सकते हैं, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये भी डबल नी टू चेस्ट वाली पोजीशन है, इसमें एब्डोमिनल प्रेशर जो ज़्यादा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारे पास ये फोल्डेड लेग है जो हमने फिगर ऑफ 4 की तरह बनाई हुई है, हम क्या करेंगे, एक हाथ से ये नी जॉइंट को पकड़ लेंगे और एक हाथ से जो फुट है उसको हम अपनी तरफ एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। तो जैसे हम एक हाथ से नी को पकड़ेंगे और एक हाथ से फुट को जब अपनी तरफ मूव करेंगे दोनों को इकट्ठा, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आ जाएगा परफॉर्मेंस मसल के ऊपर। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आ जाएगा इस परफॉर्मेंस मसल के ऊपर। जैसे ही नी को अपनी तरफ किया, फुट को अपनी तरफ किया, तो एक बहुत ही नाइस स्ट्रेच आएगा परफॉर्मेंस पे। ये हो गया परफॉर्मेंस का। ठीक हो गया। इस पर हमने बात की SLR, सिंगल नी टू चेस्ट, डबल नी टू चेस्ट इन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, एंड परफॉर्मेंस इन केस ऑफ परफॉर्मेंस सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास हमने बात की थी अगर हमारे पास एक्यूट कंडीशन है तो मेन तो हमारे पहले आता है एक्सटेंशन एक्सरसाइज कि हमने डिस्क को अंदर करना होता है। लेकिन साथ में अगर स्टेनोसिस भी हो रहा है तो हम जैसे जैसे अगर डिस्क के सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो हम उसको एक ये भी पोजीशन बनवा सकते हैं कि इस तरह ये वाली पोजीशन है, ठीक है। लेकिन इसमें वो क्या करेगा कि जो हमारे पास ये जो ऊपर क्रॉस लेग्ड है इसको जिस तरह उसने बिल्कुल फिगर ऑफ 4 की तरह बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड कर लेगा, नीचे कर लेगा थोड़ा सा। ठीक हो गया। और फिर इस हाथ से जो उसका फॉर एग्जांपल अगर उसकी राइट साइड है तो वो अपना जो लेफ़्ट हैंड है उससे पकड़ेगा अपनी नी को, राइट साइड वाली को। ठीक हो गया। और उसको लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, लेफ़्ट हैंड से नी को पकड़ा, राइट नी को, और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, इसे हम कहते हैं लंबर रोटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, लंबर रोटेशन। ये जो लेफ़्ट हैंड है इससे इसने पकड़ा इस नी को और इस तरफ मूव किया, तो इसे हम कहते हैं लंबर रोटेशन। तो जिस साइड की हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स है, जिस साइड का हमारे पास स्टेनोसिस हो रहा हो उस साइड पर हमने करनी होती है। इसी तरह वाइस वर्सा इस लेग का है। फिर इसको अगर तो हमारे पास लेफ़्ट है तो इसको ऊपर रखेंगे और राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे नी को और उस तरफ मूव करेंगे। इसमें पूरी बॉडी को मूव नहीं करना ऊपर से नीचे तक, जस्ट जो लंबर स्पाइन है इसके ऊपर रोटेशन आनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बेस्ट जो एक्सरसाइज है अगर हमारे पास स्टेनोसिस है और डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है तो। लेकिन सबसे पहले एक्यूट सिम्टम्स ख़त्म होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमने बात कर ली SLR की, नी टू चेस्ट की, परफॉर्मेंस सिंड्रोम की, स्ट्रेच की, परफॉर्मेंस मसल के स्ट्रेच की और लंबर रोटेशन की। इसके अलावा एक और स्ट्रेच है जो बहुत ही नाइस स्ट्रेच है, पूरी लंबर जो स्पाइन है हमारे उसको स्ट्रेच करता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास जो पेशेंट है इस पोजीशन में वो आएगा। सबसे पहले वो सिटिंग पोजीशन में होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे की तरफ जाता जाता अपने बटक्स जो है उनको अपने बिल्कुल हील्स के साथ अटैच कर लेगा, अपने पाँव पे अपनी हील्स के ऊपर बैठ जाएगा। तो इससे एक बहुत ही नाइस जो स्ट्रेच है वो उसकी स्पाइन पे आएगा। लेकिन ये एक ऐसा एक्सरसाइज है इसमें हमने मस्ट बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि उसके एक्यूट डिस्क बर्थ के सिम्टम्स हर लिहाज से ख़त्म हो चुके हुए हों, क्योंकि अगर उसे ख़त्म नहीं होंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सरसाइज है तो उसकी डिस्क जो है वो प्रोलैप्स कर सकती है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर उसके सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, उसको रिलीफ मिल रहा है इस कंडीशन में, तो इसमें तब हम उसको ये स्ट्रेच देंगे। तो ये हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रेच है। तो ये हमारे पास थी कुछ 5 to 6 एक्सरसाइजेज। इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे कि सुपरमैन पोज, ब्रिजिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, ये हम उनको बाद में करवा सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्डोमिनल ब्रेसिंग, जो कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया हुआ है, एब्डोमिनल ब्रेसिंग के बारे में बताया है। और इसके अलावा मैंने आपको जो सुपरमैन पोज है उसका भी बताया हुआ है। एब्डोमिनल ब्रेसिंग और ग्लूटियल स्क्वीज़, ये आपने सबसे पहले पेशेंट को करवाने होते हैं। एब्डोमिनल ब्रेसिंग और ग्लूटियल स्क्वीज़, इससे क्या होता है उसके जो कोर मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है।